प्रणाम राघव जी। प्रणाम माँ। आप अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल के आज हमारे साथ बैठे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया और आपने आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मित्रों को। आप इतने इंटरव्यू लेते हैं सब मित्रों के, और आजकल आप ज़्यादातर सन्यासियों को बुला के, और अभी जो इश्यूज़ चल रहे हैं पूना रिजॉर्ट के बारे में, उस संबंध में भी आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो पहले तो हमें आप शॉर्ट में बताइए कि आपने ये चैनल कैसे शुरू कर दी, और फिर ओशो से कैसे जुड़ गए, संन्यास भी ले लिया, और अभी ऐसे देखने में आता है हमें आपकी बातें सुन के कि आप बहुत कंसर्न्ड हैं। यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन ओशो रिजॉर्ट नाउ, अबाउट द सेल ऑफ सम प्रॉपर्टी। सो इस संबंध में आप हमें अपना कुछ विचार व्यक्त करें। जी माँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ओशो से मैं 1 जनवरी 2021 से मैं जुड़ा हूँ। इसी साल यूँ कह सकते हैं कि कोरोना काल में लोगों की जहाँ ज़िंदगी एक अलग दिशा में जा रही थी, तो ऐसे में मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ओशो से जुड़ने को लेकर के आया। तो उसके पहले मैं ओशो के बारे में कुछ नहीं जानता था। उनको आपने पढ़ा या सुना? मैंने उनको ना पढ़ा ज़्यादा ना कुछ सुना। मैंने यूँ कह सकते हैं इनफैक्ट जैसा लोग ज़्यादा समझते हैं मैं उसी प्रकार से ही समझता आया था। लेकिन 1 जनवरी को जब मेरा इंटरव्यू हुआ, पहला मैंने इंटरव्यू किया एक किताब के ऊपर, तो उस किताब पर इंटरव्यू करने के दौरान मैंने जाना कि ओशो के कौन थे और उनके साथ में क्या क्या हुआ। उसके बाद में मेरे जीवन में एक बदलाव आ गया। मैं अगले इंटरव्यू में माँ नंदशीला से जुड़ा, शायद वो 5 या 6 जनवरी थी। उसके बाद में शॉर्ट में कहूँगा कि मैंने मन में विचार बना लिया कि मैं 19 जनवरी 2021 को, जहाँ 31वां समाधि दिवस ओशो का था, तो मैंने उस दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें आप भी थे, आपको याद होगा। उसके अलावा चैतन्य कीर्ति जी थे, स्वामी आनंद अरुण जी थे, कमलेश पांडे जी थे, अभय वैद्या थे, और ओशो के एक मित्र जो हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, ये सभी लोग उस प्रोग्राम में थे उस दिन। तो उसके बाद में मेरे जीवन में एक नया बदलाव आ गया। फिर मुझे जानकारी इस बारे में भी हुई कि किस प्रकार से ओशो की धरोहर को बेचा जा रहा है। तो वहाँ से कुछ और बदलाव आया, क्योंकि मेरे मन के अंदर जो भावना ओशो के लिए एक पता नहीं अंदर से क्या कुछ कैसे जागृत हो गया, और मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और अभी जो आप चैनल की बात करते हैं, TNC लाइव जो हमारा अभी चैनल चल रहा है, अगर उसकी बात करें तो उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो यही है कि जो ओशो का कार्य है वो लोगों तक पहुँचे और ओशो की धरोहर को बचाया जा सके। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में प्रोग्राम किए हैं, और मेरे जीवन में एक और बड़ा बदलाव कह सकते हैं आप कि 9 अप्रैल को आया, जब मैंने ओशो तपोवन नेपाल जा कर के मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि स्वामी आनंद अरुण जी ने कई बार मुझे बुलाया, और मेरे मन में एकदम से विचार आ गया कि मैं यहाँ से ओशो आश्रम 6 तारीख को मैंने सोचा कि मुझे जाना है, और मैं 7 तारीख को चला गया। और 9 तारीख को 8 तारीख रात को मैंने सोचा कि मुझे भी अभी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता थी। वहाँ पर मैंने कई सारे लोगों से ये भी पूछा कि संन्यास लेने के लिए क्या एक कह सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कैसे मिलता है संन्यास। तो बड़े सहज भाव से, बहुत अच्छे तरीके से, आप कह सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से मुझे वो संन्यास मिला। संन्यास लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। दिन में तो जो मैं काम करता ही करता था, मेरी रातों की नींद भी उड़ गई। ओशो ने ऐसा शायद दामन मेरा पकड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया कि वो मुझे जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिशा निर्देश देते जा रहे हैं, जैसे राह दिखाते जा रहे हैं, मैं उसी प्रकार से काम कर रहा हूँ।
इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में। माँ, कौन सी किताब आपने पढ़ी शुरू में? शुरू में मैंने हु किल्ड ओशो पढ़ी सबसे पहले किताब। Okay. उसके बाद में स्वामी आनंद अरुण जी ने मुझे किताब भेजी वंडर विद ओशो, तो मैंने वो किताब पढ़ी। और उसके बाद में आप कह सकते हैं किताबें पढ़ने का तो वक्त नहीं मिला, क्योंकि ओशो वो वक्त ही नहीं मुझे मिल पा रहा कि मैं किताबें पढूं या कुछ करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सारा समय है, मेरी सारी एनर्जी है, वो सिर्फ ओशो के काम के लिए है। तो मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि किसी भी प्रकार से ओशो की धरोहर है उसको बचाया जा सके। हमारे देश के नहीं, विदेश के सन्यासियों को भी मिल करके आगे आकर के इसके ऊपर काम करना होगा। और मैंने ये भी महसूस किया कि बहुत सारे सन्यासियों में आपस में मतभेद भी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं अभी अपने प्लेटफॉर्म से, मेरा एक शो है लव अफेयर विद ओशो, उसमें ख़ास तौर पे मैं सभी को इनवाइट करता हूँ कि उनके जीवन की जर्नी, वो कैसे जुड़े ओशो से, उसको लेकर के हम बातचीत करते हैं। तो मेरा भाव सिर्फ इतना ही है कि सभी लोग एक साथ जुड़ें, पूरे विश्व के लोग जुड़ें और आगे आकर के एक ही दिशा में काम करें। जी माँ। मैं देखती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से, विदेश से भी सन्यासियों को बुलाते हैं अपनी चैनल पर। तो ये सब कैसे आप ढूंढ लेते हैं कि कौन कहाँ है, किसका नाम क्या है? माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सब ओशो करते हैं और वही करवा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि अपने आप ही सब कुछ होता है, मुझे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ कहीं किसी से बात होती है, हर कोई इतने सहजता से मान जाता है और इतने अच्छे हैं ओशो के सन्यासी। मैंने खुद सन्यास लिया है तो मुझे पता है कि लोगों के मन में भाव क्या है। एक वो प्रेम का भाव हर किसी में है और अपने गुरु के प्रति अधिकांश लोग समर्पित हैं। अधिकांश मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये संघर्ष भी करना पड़ रहा है कि ओशो आश्रम बचाने की हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग दिशा में सोचते हैं, पर अधिकांश जो इतने भी ओशो जगत के प्रेमी हैं, ओशो सन्यासी हैं, वो एक ही दिशा में सोचते हैं। जी माँ। एक प्रश्न और उठता है मेरे मन में कि ओशो रिजॉर्ट में जो ट्रस्टी हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के कारण वो बहुत लॉसेस में गए हैं, इसलिए वो कुछ हिस्सा सेल करना चाहते हैं। ऐसे देखा जाए तो अपरेंटली उनकी बात भी ठीक लगती है, लेकिन फिर आगे जाके जो मित्र इस बात में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको ये भी लगता है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारी हेरा फेरी हुई है, फंड्स की इनकम दिखाई नहीं जा रही है और लॉसेस दिखाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें सुन के आपको क्या फीलिंग आती है कि ये ट्रस्टी जो कर रहे हैं इस दिशा में? आपने कहा कि ओशो के धरोहर को बचाना है, लेकिन ये भी ओशो के ही सन्यासी हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? माँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए, उन्होंने जो लॉसेस दिखाए, उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख रुपए का लॉस दिखाया उन्होंने पिछले फाइनेंशियल्स में। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर जो ट्रस्ट है उसके पास में बहुत सारे फंड्स हैं, क्योंकि हर मिनट में एक किताब अमेज़ॉन पर ओशो की बिकती है जिसका पैसा जो है ट्रस्ट में जाता है, तो उनको वहाँ से काफ़ी पैसा उनको वहाँ से आ ही रहा है। तो ऐसे में अगर करोड़ों रुपया अगर उनके पास में आ रहा है तो क्या मात्र 4.5 करोड़ के लिए, क्योंकि होता तो ऐसे ही है ना माँ कि अगर एक कंपनी है उसके पास में कई सारी छोटी छोटी और कंपनीज है, मतलब एक पेरेंटल एक कंपनी होती है, फिर उनके पास में उनके बाकी और उनसे जुड़ी हुई कंपनीज होती हैं। तो अगर एक कंपनी में कोई लॉस चल रहा है तो बाकी कंपनी से पूरा किया जाता है उनको। तो ऐसे में ये तो नहीं होता ना कि आप ज़मीन को बेच देंगे। और
अगर 3.5 करोड़ की बात है, 3,45 लाख रुपए की बात है, या 3.5 करोड़ की भी बात करें, तो उसके लिए 107 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने की क्या जरूरत है? और अगर ये कहा जाता है कि तकरीबन 400 गुना पिछले दिनों में सन्यासी जो हैं, या फिर यूं कहें कि लोगों का आना जो है ज़्यादा हो गया है, तो पहले तो इतनी अच्छी इनकम थी कि ट्रस्ट में जो है करोड़ों रुपया हमेशा पड़ा रहता था। तो अगर 400% इजाफा हुआ है, तो उस करोड़ों रुपयों में भी इजाफा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आश्रम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। और ये बात भी सूत्रों के हवाले से जो बात पता लगी है कि वो ये है कि आश्रम में मात्र 10, 12, 15 लोग ही थे। तो 10, 12, 15 लोगों में एक साल में जहां लोग आ जा नहीं रहे थे, कोई और खर्चा नहीं हो रहा था, तो ऐसे में कहां से 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा होगा? क्योंकि उन्होंने 90 लाख रुपए के आसपास की इनकम भी दिखाई है कि 90 लाख रुपया आया है हमारे पास में, लेकिन उसके ऊपर जो है डेफिसिट जो है वो आपका 3.5 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो पर फिर भी 3.5 करोड़ के लिए 107 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने की क्या जरूरत है? तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आज जो है ये प्रॉपर्टी वो लोग किसी प्रकार से बेच देते हैं और कल उनको वो कहेंगे कि हमें और ये लॉसेस हो गए, तो हमें ये और प्रॉपर्टी बेचनी है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है, प्लस अभी जो एक नया मामला सामने आया है जिसको लेकर के अभी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूरी की पूरी स्वामी प्रेमगीत द्वारा, तो उसमें भी जो है ये बात सामने आई है कि एक कमरा वहाँ से उसके बदले में मतलब उसको आजीवन जो है रहने का किसी एक जर्मन सन्यासन को बोल करके दिया गया है कि उनसे 2,75 लाख रुपया उनसे जो है वो लिया गया है वहाँ से एज अ डोनेशन। वो भी किसी और कंपनी में उस पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है। उसके एवज में उनको उस कमरे में आजीवन फ्री रहने की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो ये तो एक ही मामला सामने नज़र आया, अभी पता नहीं और क्या हो सकता। तो बहरहाल ये मामला जो है अभी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, तो उसको तो आगे हमें देखना होगा। लेकिन हम लोग अगर वापस अपने बाशों की सेल पर आएँ, तो बाशों की सेल जो है उसके लिए तमाम दुनिया के सन्यासियों का कहना है कि वो ओशो का बुद्धा फील्ड है। ओशो वहाँ कण कण में विराजमान है, तो ऐसे में उस जगह को बेचना उन लोगों के लिए या आश्रम के लिए या ओशो की धरोहर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में मैं सभी लोगों से गुजारिश भी करना चाहूँगा, एज ए ओशो सन्यासी भी कहना चाहूँगा कि सभी मित्रों को आगे आना चाहिए, अपने अंतर्द्वेष मिटा करके। अगर आपस में कोई मतभेद हैं, क्योंकि आप सभी लोग ओशो के शिष्य हैं, ओशो प्रेमी हैं, ओशो कह सकते हैं कि हर शिष्य एक दूसरे का भाई होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप सच्चे ओशो प्रेमी हैं तो आपको आगे आना चाहिए और इस संघर्ष में पूर्णतया साथ देना चाहिए, जिसमें ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक और साथ में न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप लोगों को अपनी तरफ से आवाज़ उठानी है और जैसे सहयोग बन पड़ सकता है वैसे देना चाहिए। बस एक बात जो आपने कही अभी कि अभी वो लाश दिखा के बाशो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आगे जाके फिर और लाश दिखा के दूसरी सेल कर सकते हैं जी, और ये संभावना है। तो इसका सार ये दिख रहा है कि ट्रस्टियों की कुछ नियत में कुछ गड़बड़ है। तो इसका हल ये नहीं हो सकता है कि इन ट्रस्टियों को हटा के नए ट्रस्टी बनाए जाएं? देखिए, मैं इस बारे में इतना कहूँगा कि इन ट्रस्टियों को हटाना है या रखना है, ये जो हमारे वो सन्यासी जो कि पहले से ओशो से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप को ये बोलूँगा कि मैं तो शायद जुड़ भी नहीं पाया हूँ ठीक से, क्योंकि मैं तो सबसे कह सकते हैं कि सन्यास जगत के सभी लोगों में मेरा जो स्थान है, मैं तो अभी मेरी यात्रा जस्ट अभी शुरू ही हुई है। तो इसको लेकर के मैं ये कहूँगा कि ये सारा फैसला हमारे सीनियर सन्यासियों को लेना है और
ट्रस्ट को अगर हटाने की बात है तो शायद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सामने आना चाहिए और उनको ये कमांड अपने हाथ में लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये पूरा का पूरा ओशो आश्रम जो है किस प्रकार से उसको प्रक्रिया को ठीक करके वापस ओशो के लोगों को सौंप देना चाहिए कि क्योंकि अल्टीमेटली इसको चलाने का जो काम है वो सरकार नहीं कर सकती। इसको चलाने का जो तरीका है वो सिर्फ ओशो सन्यासियों को ही पता है। तो इसमें क्या फेरबदल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा डिसीजन मुझे लगता है कि हमारे जो सीनियर जितने भी ओशो सन्यासी हैं उन सब के हाथ में छोड़ना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा कि आप बिल्कुल नए हो, हाँ, अभी अभी आपने संन्यास लिया है। जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में प्लग करते हैं कुछ और करंट शुरू हो जाती है, तो किसने कुछ साल पहले प्लग किया था, किसने अभी प्लग किया है, एक बार ये करंट शुरू हो गई तो फिर न कोई नया है न कोई पुराना है। और जिस ढंग से आपकी मैं श्रद्धा देख रही हूँ ओशो के प्रति, ओशो के काम के प्रति, और इतनी लगन के साथ आप पूरे जैसे उनके कार्य में समर्पित हो गए हो, तो ये कोई नए सन्यासी का काम नहीं है। ओशो ने आपको बिल्कुल कहूँ कि भीतर से पकड़ के रखा है। और ऐसा मत सोचिए कि आप नए हो, आप तो अभी अभी संन्यास लेके आए हो। नए और पुराने का इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जिस तरह से आप काम कर रहे हो, शायद बहुत सारे पहले के सन्यासी भी इस तरह काम में डिवोटेड नहीं है। तो ये बात पूरी एक हृदय की है। एक बार हृदय खुल जाता है आदमी का, तो सतगुरु फिर उसको उतने ही उपलब्ध हो जाते हैं जितने शरीर में रहते हुए थे। जी बिल्कुल। तो मैं देख रही हूँ कि आपने अपने को ओशो के प्रति इतना खुला छोड़ा है, और जैसे दिख रहा है कि ओशो आपके बिल्कुल साथ हैं और वही आपसे ये सब करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि एक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत करके और इतना सब करे। तो आपके इस हिम्मत को मैं बहुत दाद देती हूँ, और बहुत आपके प्रति हमारे मन में भी एक भाव और श्रद्धा उठती है जी कि कैसे ओशो अभी भी जैसे अपने लोगों को चुन रहे हैं कि मेरे लोग कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, आ जाओ, बाहर आ जाओ, और सबको वो अपने काम में लगा ही देते हैं। जी, मैं ओशो को अपने पिता रूप में देखता हूँ। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक बालक के जीवन में अगर कहा जाए कि अगर वो स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी पढ़ रहा है तो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो इसी प्रकार से ओशो मेरा कान मरोड़ते हैं और बोलते हैं कि अभी क्या कर रहा है, ठीक है, तेरी इतनी तैयारी होगी, आगे की तैयारी और देख। तो ये जो सारा जो कार्य है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, सब ओशो कर रहे हैं, ओशो करवा रहे हैं। ओशो एक, जब से मैंने संन्यास लिया है मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आ चुका है, जिसमें मुझे शायद एनर्जी इतनी ज़्यादा मिलती है कि पहले मैं रात को अक्सर ज़्यादातर समय पर सो जाया करता था, अब मेरा सोने का कोई समय ही नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक क्षण को इस्तेमाल करूँ मैं हर तरह से, जो भी कार्य हो सकता है। और जितना कार्य मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे लगता है बहुत कम है, ये कार्य अभी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और मुझे समय बहुत कम लगता है हर कार्य को करने का। तो मैं अपनी जो एनर्जी है, मैं यही बोलूँगा कि ओशो से निरंतर मुझे एनर्जी मिल रही है जीवन में काम करने के लिए। वो हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, और साथ में आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से ही जो है मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बस यही मैं इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें जो शेयर की, हृदय को छू गई हमारे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ। बहुत सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो साक्षात्कार है वो माँ धर्म ज्योति ने मेरे साथ में लिया। मैं सबका इंटरव्यू लेता हूँ, आज माँ धर्म ज्योति ने मेरा इंटरव्यू ले लिया। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का एक सबसे सुनहरा, सबसे खूबसूरत आज का दिन है।
ये भी ओशो का ही खेल है। और हमारी इतनी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो भी करें बस होश पूर्वक करें और प्रेम पूर्वक करें। बिल्कुल यही माँ। हमें ओशो ने सिखाया है। बिल्कुल माँ, थैंक यू माँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू माँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू। थैंक यू माँ।